अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने काउंटेबल सेट्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को प्रूव करना है। कौन कौन से थ्योरम्स आज के लेक्चर में कराए जाएंगे, इसके लिए आप आज की हाइलाइट्स मुलाहिजा करें। इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स को स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है द सेट n क्रॉस n इज़ काउंटेबल। दूसरा थ्योरम है थ्योरम नंबर 11, इसकी स्टेटमेंट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, द सेट S इज काउंटेबल। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट S। नंबर 3, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन ऑफ द सेट S इनटू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाइलाइट्स आपने मुलाहिजा किए हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 10, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट है कि द सेट n क्रॉस n इज़ काउंटेबल। इस थ्योरम को आगे काफ़ी सारे थ्योरम्स में यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इसका प्रूफ काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, तो इसलिए आपने इसको केयरफुली समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले n क्रॉस n के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, चूँकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो फिर इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होंगे, जिसमें पहली एंट्री पहले सेट से और दूसरी एंट्री दूसरे सेट से बिलोंग करेगी। तो फिर इसका मतलब हुआ कि इस सेट के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होंगे। क्लियर हो गया। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसका इनफॉर्मल प्रूफ करेंगे, जिसके लिए हम एक काउंटिंग स्कीम बनाएंगे और उसकी मदद से हम इस सेट के एलिमेंट्स को इनूमरेट करेंगे, यानी कि एक लिस्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि चूंकि इस सेट के एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई जा सकती है, तो फिर ये सेट क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक हो गया। तो अगर आप पेपर में सिर्फ इतना सा लिख लेते हैं तो फिर आपको 10 में से 1 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए आपको फॉर्मली प्रूफ करना होगा। वो कैसे हम प्रूफ करेंगे, जो हमने इनफॉर्मल प्रूफ में एक काउंटिंग स्कीम बनाई है उसी को यूज़ करते हुए हम फॉर्मल प्रूफ भी करेंगे। तो स्कीम हमने कैसे बनानी है, इसके लिए हमें एक डायगोनल प्रोसीजर करना होगा, जिसके तहत हमने क्या करना है, इस सेट के एलिमेंट्स की इनूमरेशन करनी है। वो डायगोनल प्रोसीजर क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे अरेंज्ड फॉर्म में। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1 1, और फिर इसके बाद 1 2 और 1 3 एंड 1 4 एंड ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कॉलम हम लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड टू सो ऑन। अब ज़रा नोट करें कि पहले कॉलम में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, इनकी फर्स्ट एंट्रीज क्या है, 1 है, और जो सेकंड एंट्रीज हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो कॉलम है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, इनकी फर्स्ट एंट्रीज क्या है, 2 है। ठीक है। और जो दूसरी एंट्रीज हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा था। ठीक है। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, 3 1, ठीक हो गया, 3 2 3 3 3 4, इसमें भी वही हो रहा है। अब इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये हमने इस सेट के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल प्रोसीजर करेंगे। डायगोनल प्रोसीजर के अंदर हम एरोस का इस्तेमाल करते हुए किसी गिवन सेट की इनूमरेशन करते हैं, यानी कि उसके एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसा डायगोनल प्रोसीजर यूज़ करेंगे, ये आपने एक डायगोनल बना लिया, पहला डायगोनल जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्री आ रही है, ये वाली पहली एंट्री। फिर इसके बाद आपका दूसरा डायगोनल, ठीक है। इस एरो के थ्रू हमने इस डायगोनल को शो किया। इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आ रही हैं,
ये एंट्री आ रही है और ये वाली एंट्री आ रही है। ठीक हो गया। और इसकी डायरेक्शन भी नोट करें, ये ऊपर से नीचे है। सारे के सारे जो हम यहाँ पर डायगनल्स लेंगे वो सारे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। और फिर ये थर्ड डायगनल और ये फोर्थ डायगनल, इसी तरह से हम आगे भी डायगनल्स बना सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ 4 बनाने हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि ये सिलसिला डायगनल्स का चलता रहेगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इन एलिमेंट्स की इनुमरेशन करें, लिस्ट बनाएं। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे पहले डायगनल का एलिमेंट, तो वो कौन सा है, 1 1। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, आपने दूसरे डायगनल में ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है। जो आपके डायगनल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है, 1 2। और फिर इस डायगनल में दूसरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2 1। इसी तरह से थर्ड डायगनल आ जाता है, इसका सबसे पहला एलिमेंट 1 3, दूसरा एलिमेंट 2 2, और फिर इसके बाद 3 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट डायगनल, इसमें भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। पहले ये एलिमेंट आएगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने इस सेट के एलिमेंट्स की एक इनुमरेशन कर लिया, लिस्ट तैयार कर ली है। तो इट मीन्स दैट दिस सेट इज काउंटेबल। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको आप सेट बना लें, n क्रॉस n, एंड दिस इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक है। इट मीन्स दैट दिस सेट इज एक काउंटेबल सेट, डी नंबरेबल सेट बन रहा है, जिसकी वजह से ये काउंटेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये था इसका इनफॉर्मल प्रूफ। पेपर में अगर आप इतना सा कर देते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको बमुश्किल 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमने इसी काउंटिंग स्कीम या इसी डायगोनल प्रोसीजर को यूज़ करना है। सबसे पहले नोट करें कि फर्स्ट डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट्स, तीसरे डायगोनल में 3 एलिमेंट्स, चौथे में 4, पांचवें में 5 एंड अप टू सो ऑन। केथ डायगोनल में k एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 3 डायगोनल्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले में 1 एलिमेंट, दूसरे डायगोनल में 2 एलिमेंट्स, तीसरे में 3 एलिमेंट्स। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 + 3, यानी कि 6 एलिमेंट्स हैं डायगोनल नंबर 1 से लेकर डायगोनल नंबर 3 तक। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पहले डायगोनल से लेकर चौथे डायगोनल तक कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इसके बीच में साथ 4 को ऐड कर दें। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट k डायगोनल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी डायगोनल 1 से लेकर डायगोनल k तक जितने डायगोनल्स आ रहे हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये चीज़ जो है ये एक फंक्शन बन रहा है, इसको हम साई ऑफ k से डिनोट करेंगे, k का फंक्शन। ये आपको क्या बता रहा है, साई ऑफ k, ये आपको बता रहा है कि डायगोनल नंबर 1 से लेकर डायगोनल k तक, यानी किसी स्पेसिफाइड डायगोनल तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये आपको ये फंक्शन बना रहा है। इसकी ये फंक्शन बता रहा है। इसकी डोमेन क्या बन रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसकी रेंज क्या है, ऑब्वियसली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर, इस सम के ऊपर अगर मैथमेटिकल इंडक्शन लगाई जाए, जो कि आपने FSC वगैरह में जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, या रॉबर्ट जी बाटल के सेक्शन 1.2 को दोबारा से देखें, उसकी शुरू की एग्जांपल्स में ये प्रूफ किया गया कि ये जो सम है किसके इक्वल है, k डिवाइडेड विद 2 मल्टीप्लाइड विद k + 1। क्लियर हो गया। तो ये आपका फंक्शन साई ऑफ k जो है वो किसके इक्वल हो गया, k डिवाइडेड विद 2 होल मल्टीप्लाइड विद k + 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बताना है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट की प्लेस क्या बन रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं 3 2, इसकी प्लेस क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस काउंटिंग स्कीम के तहत ये पॉइंट 9वीं प्लेस पर मौजूद है।
ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक जनरल पॉइंट mn, इसकी पोजीशन क्या बनेगी, तो इसके लिए हम पहले गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके मुताबिक अगर आपको किसी मुश्किल सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो उससे 1-2 स्टेप नीचे जाएं, उससे आसान क्वेश्चन का आंसर निकालें और फिर उसकी मदद से एक स्टेप आगे जाते हुए अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक पहुँचें। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको वैसी रफ वर्क में अपनी आसानी के लिए इसके थ्रू चेक करेंगे कि आप किसी जनरल पॉइंट की पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले नोट करें कि ये किस डायगोनल में, ये 4th डायगोनल के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, 4th इसका डायगोनल नंबर है। और इसके अलावा नोट करें कि इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो एंट्रीज आ रही हैं, इन एंट्रीज़ का अगर हम सम निकालें तो कितना आता है, 5। इसी तरह से इसी डायगोनल के किसी और एलिमेंट की एंट्रीज़ का सम निकालें 5 आता है। इसी तरह से 5, 1 + 4 5। तो इसका मतलब है कि 4th डायगोनल के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं उनकी एंट्रीज़ का अगर हम सम करें तो वो 5 आता है। ठीक है, तो 4 को 5 के साथ रिलेट करें तो क्या बनेगा, 5 - 1। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट mn जो है वो कौन से डायगोनल के अंदर मौजूद होगा, mn जो है वो मौजूद होगा m + n। ठीक है, 5 आ रहा था ना, 5 को हमने कैसे निकाला, इनके एलिमेंट्स को प्लस करके। ठीक हो गया, तो 5 + n, फिर हमने क्या किया, 1 निकाल दिया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट kth डायगोनल के अंदर मौजूद है तो फिर k जो है वो किसके इक्वल होगा, m + n - 1 के। क्लियर हो गया। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी प्लेस क्या है। दोबारा से आसान क्वेश्चन की तरफ आएँ। इसकी प्लेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो इससे पीछे वाले डायगोनल्स हैं, इससे पीछे वाले कौन से डायगोनल हैं, 1 2 3, इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, डायगोनल 1 से लेकर डायगोनल 3 तक जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन अपने डायगोनल में क्या बन रही है। इसकी अपने डायगोनल में पोजीशन बन रही है 1 2 3। तो हम क्या कर देंगे, ये जो हमने सम निकाला था इसके अंदर 3 को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन क्या बन रही है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 प्लस इसमें कितने हैं, 2 प्लस इसमें क्या है, 3। ठीक हो गया। और फिर प्लस क्या करेंगे, इसकी अपने डायगोनल के अंदर जो पोजीशन बन रही है वो बीच में ऐड कर देंगे। तो इसकी पोजीशन क्या बन रही है, 3rd पोजीशन बन रही है। तो 3 को हम ऐड कर देंगे तो आंसर कितना बनेगा, 9। तो इसका मतलब है ये पॉइंट 9th प्लेस के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर इस पॉइंट की आपने पोजीशन निकालनी होती तो यहाँ पर हम 3 की जगह क्या डाल देते, 2 डाल देते, तो आंसर 8 आता। तो ये 8th पोजीशन पे। इसी तरह से अगर इसको करना होता तो फिर ये हम यहाँ पर क्या करते, 1 को ऐड कर देते और इसकी पोजीशन 7 निकल जाती। अब इन सारे पॉइंट्स के केस में ज़रा नोट करें कि इस पॉइंट का ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसकी जो पहली एंट्री है वो क्या बन रही है, 1। तो हमने यहाँ पर ऐड भी क्या किया, 1। इसी तरह से इस पॉइंट के केस में इसकी पहली एंट्री 2 बन रही है तो हमने यहाँ पर ऐड भी 2 किया। इसी तरह से इस पॉइंट की पहली जो एंट्री है वो क्या बन रही है, 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 ऐड किया। इसी तरह से इसके लिए हम 4 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, किसी जनरल पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए एक तो हमें क्या करना है, हमने देखना है कि उसका डायगोनल क्या बन रहा है। ठीक है, उस डायगोनल से जो पीछे वाले डायगोनल्स हैं उन डायगोनल्स की पहले डायगोनल से लेकर उस डायगोनल तक के जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनको ऐड करना है और फिर प्लस हमने क्या कर देना है, m को ऐड कर देना। ठीक है, m किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एंट्री को। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ को ऐड किया, फर्स्ट एंट्री को। ठीक है, और इधर हमने क्या किया, ये पॉइंट जिस डायगोनल के अंदर मौजूद था इससे पीछे वाले तमाम डायगोनल्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को ऐड किया। क्लियर हो गया, होपफुली समझ आ गया होगा।
नोट करें कि हमने सपोज़ किया कि ये पॉइंट जो है वो kth डायगोनल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, kth डायगोनल से पिछले जितने डायगोनल्स हैं यानी कि k-1 डायगोनल्स, उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो वो हमें किधर से मिलते हैं, इधर से मिलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि फ़र्स्ट k डायगोनल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट k-1 डायगोनल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, डेफिनेटली साई ऑफ k-1। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला सम है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साई ऑफ k-1, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड की है, जो आपका पॉइंट बन रहा है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, उसकी पहली एंट्री। तो ये जो फार्मूला है ये हमें बताएगा कि आपका पॉइंट mn किस पोजीशन पर मौजूद है, किस प्लेस पर मौजूद है, ठीक है। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें साई ऑफ k-1 प्लस m को, तो साई ऑफ k-1 प्लस m किसके इक्वल हो जाएगा, साई ऑफ k की वैल्यू डालें m प्लस n-1, ठीक, k की वैल्यू डाल दी, आगे क्या है -1, और फिर इसके आगे क्या है प्लस m। ये चीज़ क्या बन जाएगी, साई ऑफ m प्लस n-2 और फिर प्लस m। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जगह पर ये वाला फार्मूला साई ऑफ k यूज़ करेंगे, जो कि किसके इक्वल है, k/2 मल्टीप्लाइड विद k प्लस 1। यहाँ पर k की जगह क्या चीज़ है, m प्लस n-2, तो k/2 क्या बन जाएगा, m प्लस n-2 डिवाइडेड विद 2 मल्टीप्लाइड विद, आगे k प्लस 1 है। अब इस चीज़ में अगर आप 1 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस n-1, ठीक हो गया, फिर आगे प्लस m। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, ये m और n के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि इस साइड को हम एक फंक्शन h बना सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन m एंड n। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास mn का एक फंक्शन आ गया। mn क्या था, n क्रॉस n का एक जनरल पॉइंट था, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन h है इट इज़ डिफाइंड ऑन n क्रॉस n इनटू, अब आपने देखना है कि इस फंक्शन की जो आउटपुट्स बन रही हैं वो किस सेट में जा रही हैं। ये नोट करें कि ये फंक्शन h ऑफ mn जो है वो साई ऑफ k-1 प्लस m के इक्वल है, और ये चीज़ यानी कि ये वाली चीज़ ये हमें क्या दे रही है, ये हमें इस जनरल पॉइंट की पोजीशन या प्लेस बता रही है अंडर दिस काउंटिंग स्कीम, ठीक है। जैसा कि इस काउंटिंग स्कीम के तहत ये वाला जो पॉइंट 3-2 है ये 9 पोजीशन पे मौजूद है, इसी तरह से इस पॉइंट की प्लेस या पोजीशन क्या बन रही है 8, इसकी 7, तो इसका मतलब है ये जो प्लेसेस हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लाई करेगी। क्लियर हो गया। बाय द वे हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि n क्रॉस n इज़ काउंटेबल, तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक बाइजेक्शन लेकर आनी है फ्रॉम n क्रॉस n इनटू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम एक मैपिंग लेकर आ गए हैं फ्रॉम n क्रॉस n इनटू नेचुरल नंबर्स। प्रूव हमने ये करना है कि ये जो मैपिंग है ये क्या है, एक बाइजेक्शन है, ठीक हो गया। तो अब अगले स्टेप्स के अंदर हम इसको बाइजेक्शन प्रूफ करेंगे, यानी कि पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये इंजेक्शन है यानी कि 1-to-1 है, और फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे ये सरजेक्शन भी है यानी कि ऑन टू भी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे ये इंजेक्शन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स आपने ले लेनी है, एक mn हो गया और दूसरा पॉइंट है m बार n बार, ये 2 आपने पॉइंट्स ले लिए। अगर हम सपोज करें कि ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इक्वल नहीं हैं, और अगर ये इंजेक्शन है तो फिर इसका मतलब है कि इनके जो इमेजेस हैं अंडर दी मैपिंग h वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि h ऑफ mn इज़ नॉट इक्वल टू h ऑफ m बार n बार, ठीक है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है किसकी, इंजेक्शन की, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, ठीक हो गया। अब मैं इस साइड को रब करूँगा और उसके बाद बताऊँगा आगे क्या करना है
सबसे पहले नोट करें कि अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इन पॉइंट्स की जो एंट्रीज हैं इनके सम्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया, यानी कि m प्लस n इज़ नॉट इक्वल टू m बार प्लस n बार होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि ये दोनों सम्स इक्वल हों। कैसे? एक पॉइंट कंसीडर करें 2 3 और दूसरा कंसीडर करें 4 1। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी एंट्रीज के सम क्या आ रहे हैं? 2 + 3 5, 4 + 1 5। ठीक है, एंट्रीज के सम इक्वल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इन दोनों पॉइंट्स की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं वो भी डिफरेंट हैं, यानी कि अगर ये दोनों सम्स इक्वल हैं तो फिर m इज़ नॉट इक्वल टू m बार होगा। इसी तरह से n इज़ नॉट इक्वल टू n बार होगा, लेकिन n इज़ नॉट इक्वल टू n बार को हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसके थ्रू हम थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर m n और m बार दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ जाती हैं। अब हमने इन दोनों कंडीशंस में प्रूफ करना है कि हमारा फंक्शन h जो है वो एक इंजेक्शन है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम केस 1 को सॉल्व करेंगे। m प्लस n इज़ नॉट इक्वल टू m बार प्लस n बार। अगर ये दो पॉइंट्स इक्वल नहीं हैं तो ट्राइकोटमिक लॉ के मुताबिक या तो ये वाला पॉइंट, ये वाला सम इस सम से छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे कि m प्लस n जो है वो लेस दैन m बार प्लस n बार है। ठीक हो गया, अब फॉर्मूला नोट करें h ऑफ mn का। h ऑफ mn जो है वो किसके इक्वल है? h ऑफ mn जो है वो इस चीज़ के इक्वल है, और ये चीज़ किसके इक्वल है? साई ऑफ m प्लस n माइनस 2 प्लस m। ठीक हो गया, साई ऑफ m प्लस n माइनस 2 प्लस m। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉन नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस m के साथ एक नॉन नेगेटिव नंबर, कौन सा? प्लस n माइनस 1। कैसे पता चल रहा है कि ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है? आपको पता है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि n जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है? n माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि n माइनस 1 एक नॉन नेगेटिव नंबर है। और हमें ये पता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई नॉन नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो फिर जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगी वो पहली वाली एक्सप्रेशन से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन बनेगी साई ऑफ m प्लस n माइनस 2 प्लस m, जिसके अंदर हमने एक नॉन नेगेटिव नंबर ऐड किया, ये पहले वाली एक्सप्रेशन से बड़ी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल होगी, या पहली वाली एक्सप्रेशन इस बाद वाली एक्सप्रेशन से छोटी होगी या इसके इक्वल होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद ये क्या बन रहा है? m प्लस n माइनस 1। अब आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों यहाँ पर ऐड किया है n माइनस 1 को। अच्छा, m प्लस n माइनस 2 से आगे वाला नेचुरल नंबर क्या आएगा? 5 से अगला नेचुरल नंबर क्या है? 6। कैसे मिलता है? पिछले वाले नेचुरल नंबर में एक ऐड करने से। ठीक है, इसी तरह से m प्लस n माइनस 2 से अगला नंबर क्या होगा? इसमें एक ऐड करना है, क्या आ जाएगा? m प्लस n माइनस 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो नंबर है m प्लस n माइनस 1 वो इससे एक ज़्यादा, यानी कि इससे अगले वाला नेचुरल नंबर है। ठीक हो गया, अभी आप दोबारा से साई ऑफ k का फॉर्मूला देखें, किसके इक्वल था? k बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ k प्लस 1, या 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन 2 प्लस k। ठीक हो गया, अगर आप इसके अंदर एक नंबर ऐड कर देते हैं, कौन सा? इससे आगे वाला नंबर क्या बनेगा? k प्लस 1। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? साई ऑफ k प्लस 1 बन जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें ये वाला नंबर जो कि इससे अगला नंबर है वो ऐड कर देते हैं तो फिर यह क्या बन जाएगा? साई ऑफ k प्लस 1। k यहाँ पर क्या आ रहा है? m प्लस n माइनस 2। क्लियर हो गया, तो ये कितना हो गया? साई ऑफ m प्लस n
-1। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यूज़ करेंगे। वो ये है कि अगर m प्लस n लेस देन m बार प्लस n बार है तो फिर इसका क्या मतलब है कि अगर m प्लस n लेस देन m बार प्लस n बार है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे कोई सभी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1 को ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें कि ये नंबर इससे छोटा है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि एक नेचुरल नंबर n जो है वो 5 से छोटा है तो फिर ये नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से छोटा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि n जो है वो 4 होगा या 4 से कोई छोटा नंबर होगा। तो अगर n इज़ लेस देन 5 है तो इसका मतलब है n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है कि m प्लस n माइनस 1 जो है वो इस वाले नंबर से छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि यही वाला नंबर जो है m प्लस n माइनस 1 जो है वो लेस देन और इक्वल होगा इससे एक स्टेप छोटा नंबर। ठीक है, यानी कि m बार प्लस n बार -1। ठीक हो गया। तो ये क्या बन रहा है, m बार प्लस n बार -2। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को आप ज़रा अपने जहन में रखें कि हमारे पास क्या आ चुका है, m प्लस n माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू m बार प्लस n बार -2। ये मैं आपको रफ वर्क करवा रहा हूँ, जो आपने पेपर में लिखना है या आपने नोट्स में लिखना है वो यहाँ से आगे वाला है। अच्छा, अब इसके बाद ये भी नोट करें कि आपका जो फंक्शन साई है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, साई ऑफ k को दोबारा से देखें किसके इक्वल था। साई ऑफ k जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन टू k था। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप साई ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1। साई ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 बढ़ गया। इसी तरह से 2 से आगे जाएं, एक बड़ा नंबर लेके आए, साई ऑफ 3 तो 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आंसर जो वो क्या हो गया, पहले 3 था, अब जो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से जब आप और बड़े नंबर्स डालते जाएंगे तो आंसर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप k की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो फिर आपका जो साई है फंक्शन, इसकी भी वैल्यूज़ क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपके पास एक फंक्शन f है जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसके अलावा अगर x लेस देन और इक्वल टू y है तो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में f ऑफ x भी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ y हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब चूंकि साई एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर साई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फिर साई ऑफ m प्लस n माइनस 1 जब वो लेस देन और इक्वल टू साई ऑफ m बार प्लस n बार -2 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साई ऑफ m प्लस n माइनस 1। अभी हमने देखा कि ये लेस देन और इक्वल टू आया साई ऑफ m बार प्लस n बार -2 के। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे। ठीक, और वो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, m बार। ठीक है, क्यों ऐड करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। तो दिस इज़ अगेन लेस देन और इक्वल टू, जब आप पॉजिटिव नंबर बल्कि नॉन नेगेटिव नंबर अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास दोबारा से क्या आएगा, लेस देन और इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा साई ऑफ m प्लस n बार, m बार प्लस n बार -2। क्या ऐड कर दिया आपने, साथ में m बार को ऐड कर दिया। और याद रहे कि m बार एक नेचुरल नंबर है तो देयरफॉर m बार मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है तो फिर सॉरी यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। क्लियर हो गया, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ नोट करें, ये वाला फॉर्मूला दोबारा से देखें, एच ऑफ एम एन जो वो किसके इक्वल है, साई ऑफ m प्लस n -2 प्लस m।
तो यहाँ पर अगर आप m बार n बार का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर m बार n बार और यहाँ पर m बार आएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है क्या बन जाएगी, h ऑफ m बार एंड n बार, ठीक है। तो ये चीज़ है वो क्या बन रही है, ये h ऑफ m बार एंड n बार बन रही है। तो इसको h ऑफ m बार n बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर m बार को ऐड किया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या बन गई, h ऑफ m बार n बार, ठीक हो गया। अब इस सारी चीज़ को ओवरऑल देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, h ऑफ m n इज़ लेस देन h ऑफ m बार n बार, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, h ऑफ m n इज़ लेस देन h ऑफ m बार n बार। अगर ये इससे छोटा तो इसका मतलब है कि ये किसी सूरत में इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि h ऑफ m n इज़ नॉट इक्वल टू h ऑफ m बार n बार, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। तो हमने इस वाले केस के लिए प्रूफ कर लिया कि आपका जो फंक्शन h है वो क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम दूसरा केस जो है वो कंसीडर करेंगे। केस नंबर 2 है कि m प्लस n इज़ इक्वल टू m बार प्लस n बार वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू m बार, ठीक हो गया। अब दोबारा से ये वाला फार्मूला यूज़ करें, h ऑफ m n इज़ इक्वल टू साई ऑफ m प्लस n माइनस 2 प्लस m। इसमें m को उठा के दूसरी साइड पर लेकर आ जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, h ऑफ m n माइनस m इज़ इक्वल टू साई ऑफ m प्लस n माइनस 2, ठीक। इस फॉर्मूले को आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें, ठीक हो गया। अब चूंकि आपको पता है कि m प्लस n जो है वो किसके इक्वल है, m बार प्लस n बार, तो इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, साई ऑफ m बार प्लस n बार, और आगे क्या लिखा है माइनस 2, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया। अब दोबारा से ये वाला फार्मूला यानी कि इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें, ठीक है। या तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको पूरा करके दे देता हूँ। इसी में अगर आप h ऑफ m बार n बार यूज़ करें तो आपके पास क्या आएगा, साई ऑफ m बार प्लस n बार माइनस 2 और फिर आगे प्लस m बार, ठीक हो गया। तो फिर इसमें आप m बार को दूसरी तरफ ले जाएं, h ऑफ m बार n बार माइनस m बार इज इक्वल टू साई ऑफ m बार प्लस n बार माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि साई ऑफ m बार प्लस n बार माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है h ऑफ m बार n बार माइनस m बार के, ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल आपके पास क्या आ गया कि h ऑफ m n माइनस m जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है h ऑफ m बार n बार माइनस m बार के, ठीक हो गया। अब एक चीज़ नोट करें कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल नहीं है, m और m बार इक्वल नहीं है, ये हमें पता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी किसी सूरत में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू y, सिंपल सी इक्वेशन, ठीक हो गया। तो अगर आप इधर एक नंबर ऐड कर देते हैं 1, तो आपको यही नंबर दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे 10 यानी कि कोई और नंबर ऐड करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ से आपके पास x नॉट इक्वल टू y आएगा, ठीक है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर भी है कि चूँकि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि किसी सूरत में ये और ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक। तो हमने दोनों केसेस के लिए प्रूफ कर दिया कि अगर m n और m बार n बार इक्वल नहीं है तो फिर h ऑफ m n भी h ऑफ m बार n बार के इक्वल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो फंक्शन h है ये एक इंजेक्शन है। अब फाइनली हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एक सरजेक्शन भी है। h को सरजेक्शन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले h का फार्मूला लिखें, h ऑफ m and n is equal to psi of m plus n minus 2 plus m,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच ऑफ 1 एंड 1 फाइंड आउट करेंगे। ये किसके इक्वल आएगा, साई ऑफ 1 + 1 - 2 यानी साई ऑफ 0 प्लस एम जो कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साई ऑफ 0 0 है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साई ऑफ के जो है वो किसके इक्वल है 1 + 2 + up to so on to k, यानी कि k/2 मल्टीप्लाइड विद k + 1। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप k की जगह 0 पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि h ऑफ 1 एंड 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि h जो है वो सरजेक्शन है। एक तरीका क्या है कि हम h ऑफ MP NP एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको अगर हम P के इक्वल प्रूफ कर लें तो फिर इसका मतलब है कि H जो है वो एक सरजेक्शन है। क्यों, सबसे पहले आप P = 1 लें। P = 1 वाला केस ऑलरेडी सेटल हो चुका है। अब P को 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर लें, ठीक, यानी कि P इज़ अ नेचुरल नंबर एंड P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 होगा, या 2 से बड़े नंबर्स। अच्छा, अब अगर यहाँ पर 2 फिट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, h ऑफ M2 N2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से 2 से अगला नेचुरल नंबर 3, तो h ऑफ M3 N3 इज इक्वल टू 3। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब इसमें 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड टुगेदर विद दिस 1, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बना रहे हैं। ये इक्वेशंस हमें क्या बता रही हैं, ये इक्वेशंस हमें बता रही हैं कि हर एक नेचुरल नंबर किसी ना किसी ऑर्डर्ड पेयर का इमेज है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि ये वाली जो मैपिंग है H विच इज़ डिफाइंड ऑन n क्रॉस n इंटू द सेट n, ये क्या बन रही है, ये एक सरजेक्शन बन रही है। इस सेट n क्रॉस n की सरजेक्शन ऑन टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। तो हमने आसानी से देख लिया कि अगर ये वाली इक्वेशन हम किसी तरह से लेकर आ जाएं तो इसका मतलब है कि दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, यानी कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि H क्या हो जाएगा, फिर सरजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने किसी तरह से ये इक्वेशन लेके आनी। क्वेश्चन ये कि ये इक्वेशन कैसे लेकर आएँ, इसके लिए सबसे पहले हम साई ऑफ P को कंसीडर करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल है 1 + 2 + up to so on to +P, ये तो आपको पता है। अच्छा, ये वाला जो सारा सम है दिस इज़ ग्रेटर देन P है, क्योंकि P से पीछे वाला जितना भी सम है वो एक पॉजिटिव नंबर है डेफिनेटली। तो P के अंदर जब आप कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली P से बड़ा ही होगा। क्लियर हो गया। तो फिर इससे पता चलता है कि साई ऑफ P जो है वो ग्रेटर देन P है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेट, इसको हम सेट E कह देते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स जो लेंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, इनको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं कि जब आप इनके ऊपर ये साइव फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस साइव फंक्शन का जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू P होगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि P जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया। तो फिर सबसे पहला नंबर हमारे जहन में आता है K = 1, पहला नेचुरल नंबर K = 1। अगर हम K = 1 यहाँ पर पुट करें तो साई ऑफ 1 जो वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फार्मूला लगाएं साई ऑफ K वाला, यहाँ पे K की जगह 1 लगाएं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। जबकि P जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास नहीं आ रही। ठीक हो गया, ये 1 आ गया एंड दिस इज 1 इज लेस देन P। हमारे पास क्या आना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P। तो इसका मतलब है कि K मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप 2 लगाते हैं
तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, या इस वाले फॉर्मूले में पुट करें तो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इस 2 के ऊपर ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास आ रही है क्योंकि दिस इज ग्रेटर दैन p। ठीक है, अगर हम p जो है वो कितना लेते हैं 2 लेते हैं तो फिर जो साई ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर दैन p आ जाता है या ग्रेटर दैन 2 आ जाता है। क्लियर हो गया। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस सेट के एलिमेंट्स किस तरह के हैं। लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है, वो ये कि चूँकि हम p को 2 ले सकते हैं, 2 से बड़े नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कवर कर रहा है। अभी हमने ये चीज़ यहाँ पर देखी हुई थी। ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये सेट, ये जो एलिमेंट k हैं, ये केस भी क्या करेंगे, पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है, इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे इस फैक्ट को, इस सिंपल फैक्ट को। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेट का, चूँकि ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहला p लिया, सबसे पहला p क्या था 2। ठीक है, तो इसके लिए जो है 1 जो है वो k = 1 वैलिड नहीं है, जबकि k = 1 से बड़े वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट किसी सूरत में हमारे पास एम्प्टी नहीं आएगा। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल करें तो हमें ये पता चलता है कि चूँकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही का एक सबसेट बनेगा। ठीक है, तो फिर इसके पास एक लीस्ट एलिमेंट भी होगा, यानी कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके बाकी तमाम एलिमेंट से सबसे छोटा होगा। इस लीस्ट एलिमेंट को हम सपोज करें kp कह रहे हैं। ठीक है, अगर kp इस सेट से बिलोंग कर रहा तो फिर डेफिनेटली ये इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर इस सबसे छोटे एलिमेंट से कोई छोटा और एलिमेंट लेकर आ जाए तो फिर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप इससे एक स्टेप पीछे जाते हैं, एक स्टेप पीछे जाएं, क्या बनेगा kp-1। तो kp-1 ऐसा नंबर होगा कि जब आप उसके ऊपर ये साइफ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी नहीं आएगी। इसमें क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, kp-1 इसको क्या करेगा, वायलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन p। ना ग्रेटर आएगा ना इक्वल आएगा, क्या रह जाएगा पीछे, लेस देन। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने साथ साथ लिख लेनी है। अब इसके बाद आप इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करें। साई ऑफ kp-1 लेस देन p है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू p, यानी p इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग। तो इसको भी यहीं पर आप लिख लें अगले स्टेप में। ठीक हो गया, इस चीज़ को साथ में ना लिखें। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक चीज़ आप नोट करें कि साई ऑफ kp जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल होगा साई ऑफ kp-1 प्लस kp। अच्छा, ये कैसे आया हमारे पास, अब इसके लिए दोबारा से साई ऑफ k का फॉर्मूला नोट करें, साई ऑफ 4 आसानी के लिए। साई ऑफ 4 जो है किसके इक्वल है, 1 + 2 + 3 + 4। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये इक्वल है साई ऑफ 3 के, क्योंकि साई ऑफ 3 क्या होता है, 1 + 2 + 3। फिर आगे क्या आ रहा है, 4। तो इसका ये मतलब है कि साई ऑफ 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साई ऑफ, ये 3 है यानी 4 - 1 और फिर +4। ठीक है, तो साई ऑफ 4 जो किसके इक्वल है, साई ऑफ 4 - 1 + 4। तो इसी तरह से साई ऑफ kp जो किसके इक्वल है, साई ऑफ kp-1 + kp। क्लियर हो गया, ये तो आसान चीज़ थी। अच्छा, अब इसको उठाएं, इस वाली इक्वेशन को उठा के इधर पुट कर दें। ठीक है, तो साई ऑफ kp की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, जिसको हम यहाँ पर पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर। इस इनइक्वालिटी के दो हिस्से हैं, साई ऑफ kp-1 इज़ लेस देन p, एक ये हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा क्या है इसका, p इज़
लेस देन और इक्वल टू साई ऑफ के पी, और साई ऑफ के पी की जगह क्या लगाएंगे, साई ऑफ के पी माइनस 1 एंड प्लस के पी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू रखें, इसको उठा के इधर लेकर आ जाएं, p माइनस साई ऑफ के पी माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू के पी। ठीक है, यानी कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स आपने दोनों तरफ ऐड किया। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें इस वाली इनइक्वालिटी में कि p जो है वो इस वाले नंबर से ग्रेटर है। अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो p इज़ ग्रेटर देन साई ऑफ के पी माइनस 1 होगा। तो p इस नंबर से बड़ा है, तो फिर इस p में से जब इससे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों? इसकी रीज़न ये कि ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर से कोई दूसरा नेचुरल नंबर जो कि उससे छोटा है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आंसर जो आएगा वो 1 या 1 से कोई बड़ा नंबर आएगा। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप क्या करें, ये जो चीज़ है ना ये वाली, इसको MP बना लें। ठीक हो गया। तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू MP इज़ लेस देन और इक्वल टू KP। क्लियर हो गया। वेयर MP इज इक्वल टू P माइनस साई ऑफ KP माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम एंड में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है ये भी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही है कि हमें ये पता है कि ये जो K था ये पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कवर करता है। कब? जैसे जैसे हम P को 2 और 2 से बड़ा करते जाते हैं। ठीक हो गया। अब चूंकि KP जो है वो इसी सेट ही का एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो फिर इसका मतलब है कि KP भी जो है वो पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कवर करेगा। ठीक है, और MP जो है वो इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि MP भी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कवर कर रहा है। क्लियर हो गया। इस बात को आपने नोट रखना। यहाँ से भी दो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, एक MP इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और दूसरी MP इज़ लेस देन और इक्वल टू KP। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास आ रहा है MP माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि MP माइनस 1 एक नॉन नेगेटिव नंबर है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर आप 1 को ऐड कर दें दोनों तरफ तो MP प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू KP प्लस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद MP को उठा के इधर शिफ्ट करें, यहाँ पर 1 रह जाएगा। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू KP प्लस 1 माइनस MP, इसको आप KP माइनस MP प्लस 1 करके लिखें। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप KP को कंसीडर करें। KP में से अगर आप ये वाला नॉन नेगेटिव नंबर निकाल दें, सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर जो आंसर आएगा क्या वो KP के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? डेफिनेटली छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप 4 में से कोई पॉजिटिव नंबर निकालें जैसा कि 1, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 3। तो जो रिज़ल्ट आया वो पहले वाले नंबर से क्या है, छोटा। तो ये आपका रिज़ल्ट था, ये पहले वाले नंबर KP से क्या है, छोटा। अब चूंकि ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, MP माइनस 1 0 हो सकता है, तो यहाँ पर जब आप MP माइनस 1 को 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, KP। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ KP के इक्वल भी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, इक्वल भी आएगा साथ में। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा ये चीज़ क्या बन रही है, KP माइनस MP प्लस 1। ठीक, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू KP, यानी ये वाली चीज़ आपकी इस साइड पर आ रही है। अगर हम इसको NP कह देते हैं, NP के बराबर रख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, NP इज़ लेस देन और इक्वल टू KP। मेंशन करेंगे कि यहाँ पर हमने NP जो है वो किसके इक्वल लिया है, KP माइनस MP प्लस 1 लिया। ठीक है, तो KP माइनस MP प्लस 1 NP के इक्वल है। तो ये वाली इनइक्वालिटी क्या बताती है, ये बताती है कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू NP या NP इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को कंबाइन करें, NP इज़ लेस देन और इक्वल टू KP एंड NP इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
जैसा यहाँ पर MP के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने की वजह से एंड MP के लेस देन और इक्वल टू KP होने की वजह से MP पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कवर कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह से NP भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कवर करेगा। ठीक हो गया, पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। अब फाइनली हमने क्या करना है, H ऑफ क्या निकालना है, MP NP निकालना है। H ऑफ MP एंड NP ये किसके इक्वल आएगा, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा साई ऑफ MP प्लस NP -2 प्लस MP। अब यहाँ पर आप MP प्लस NP की वैल्यू डालें, यहाँ से निकालें NP प्लस MP की वैल्यू। MP प्लस NP यहाँ से कितना आ जाएगा, KP प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, साई ऑफ KP प्लस 1, इस सारे की जगह KP प्लस 1 आ जाएगा और आगे -2 भी है, तो आंसर आपका आ जाएगा KP -1। ठीक हो गया, प्लस MP। ठीक हो गया। अब यहाँ से साई ऑफ KP -1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के डालें। साई ऑफ KP -1 जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, P -MP के। ठीक हो गया, तो ये बन गया P -MP प्लस MP, तो ये किसके इक्वल हो गया, P। दैट्स इट, हमने प्रूव कर लिया कि H ऑफ MP NP किसके इक्वल है, P के इक्वल है। हैंस दिस प्रूव्स दैट H इज़ ए सर्जेक्शन। अब H इंजेक्शन भी है, सर्जेक्शन भी है, तो इसका मतलब है H जो है वो बाइजेक्शन है। तो इसके साथ ही ये प्रूफ होता है कि हमने एक बाइजेक्शन फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम n क्रॉस n ऑन टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस प्रूव्स दैट दिस सेट n क्रॉस n इज़ ए काउंटेबल सेट। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इस थ्योरम को जितना हो सके उतना आसानी से एक्सप्लेन करूं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टेक्निकल थ्योरम था, इसलिए रॉबर्ट जी बार्टल ने वहाँ पर बुक में टेक्स्ट में लिख लिया कि इसका प्रूफ जो वो काफ़ी टेक्निकल है, तो इसलिए उसने इसको अपेंडिक्स में डाल दिया। ठीक हो गया, तो बहरहाल इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। आई होप कि आपने इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 11 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, द सेट S इज काउंटेबल। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आगे कुछ थ्योरम्स में यूज़ किया जाएगा। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट a surjection of the set of natural numbers onto the set S। ठीक हो गया। and number 3, there exists an injection of the set S into the set of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि अगर सेट S काउंटेबल है तो फिर इसका मतलब है कि एक सर्जेक्शन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो कि फ्रॉम N ऑन टू S होगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर ऐसी एक सर्जेक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो फिर एक इंजेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम S इनटू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके लिहाज से ये वाला केस थोड़ा रिवर्स्ड है। और इसके अलावा अगर ऐसी इंजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि S जो है वो काउंटेबल है। ठीक हो गया, ये मतलब है इक्विवेलेंस का। तो हमने इसको कैसे प्रूफ करना है, पहले हमने ये प्रूफ करना है कि 1 इम्प्लाइज 2, फिर हमने प्रूफ करना है कि 2 इम्प्लाइज 3, और फिर इसके बाद हमने प्रूफ करना है 3 इम्प्लाइज 1। ठीक हो गया, ये थ्योरम काफ़ी आसान है पिछले थ्योरम के मुकाबले में। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे 1 इम्प्लाइज 2। ठीक हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या सपोज करना है, S काउंटेबल है, और प्रूफ क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट। अगर S काउंटेबल है तो इसका मतलब है ये या तो फाइनाइट है या तो डी नंबरेबल है। अगर S को आप डी नंबरेबल लेते हैं तो फिर डी नंबरेबल सेट की डेफिनेशन के मुताबिक एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट S। ठीक है, बाइजेक्शन जो है वो सर्जेक्शन भी होती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई है।
तो इसका मतलब है कि अगर आप s को डी नंबरेबल लेते हैं तो फिर ये आपके पास ट्रिवियल केस हो जाता है। तो इसलिए हम सपोज करेंगे s जो है वो क्या है, s इज़ फाइनाइट। ठीक हो गया। और इससे पहले वाली चीज़ें भी आपने इंग्लिश में लिख लेनी है। s को अगर आपने फाइनाइट ले लिया तो फिर फाइनाइट सेट की डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, उस डेफिनेशन के मुताबिक एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी, इसको हम h कह लेते हैं, फ्रॉम n, ये स्मॉल n क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस फाइनाइट सेट है, n इनटू द सेट s ऑन टू द सेट s। n क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, हमने क्या करना है, सरजेक्शन लेकर आनी है फ्रॉम n ऑन टू s, जबकि यहाँ पर हमारे पास बाइजेक्शन है जो कि सरजेक्शन भी है फ्रॉम n ऑन टू s। n लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और मैपिंग डिफाइन करेंगे h फ्रॉम n इनटू s। ये किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, इस मैपिंग की मदद से। इसको हम पीसेस में डिफ़ाइन करेंगे। h ऑफ k इज़ इक्वल टू, इसके दो पीसेस करेंगे, एक h ऑफ k फॉर k इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू n। ठीक है, और जब k ग्रेटर देन n है तो फिर हम h ऑफ k को किसके इक्वल करेंगे, इन्हीं में से किसी एक नंबर के बराबर, h ऑफ n। ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो जाएगी, ये एक सरजेक्शन ऑफ n ऑन टू s हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो मैं फिगर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका सेट n है और यहाँ पर आपका सेट s है। ठीक हो गया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है एंड अप टू सो ऑन टू k है एंड फिर इसके आगे सो ऑन। ठीक हो गया। s के पास सपोज करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, k एलिमेंट्स हैं, s1 s2 अप टू सो ऑन टू sk। ठीक है, ये n एलिमेंट्स हैं तो फिर यहाँ पर आप लगा लें n और यहाँ पर भी क्या लगा लें, n। ठीक हो गया। s के पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पर sn लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्शन है। ठीक है, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है, जब k इज़ इक्वल टू n है तो फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास इस फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी h ऑफ n की, वो होगी स्मॉल h ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है। अच्छा, इससे जितने भी आगे वाले नंबर्स हैं n+1 n+2, वो सारे के सारे किधर को जाएंगे, Sn की तरफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि k ग्रेटर देन n के लिए आपके पास ये h ऑफ k जो है h ऑफ n के इक्वल है, और यहाँ पर h ऑफ n जो है वो आपका nth एलिमेंट ऑफ सेट s है। तो फिर इसका मतलब ये सारे के सारे इधर की तरफ करस्पॉन्ड किए जाएंगे, इस पॉइंट की तरफ। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से किसी ना किसी नेचुरल नंबर का इमेज बन रहा है अंडर दिस मैपिंग h। तो इसका मतलब हुआ कि ये मैपिंग जो ये ऑन टू है। ठीक हो गया। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपका सेट S फाइनाइट है तो फिर हम एक मैपिंग H, जिसको हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया, ऐसी मैपिंग लेकर आ सकते हैं जो कि सरजेक्शन होगी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू S। ठीक हो गया। तो 1 implies 2 जो है वो प्रूफ हो गया। इसके बाद हम करेंगे 2 implies 3। 2 implies 3 के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक सरजेक्शन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू S, और ये वाली इंजेक्शन लेकर आएंगे। ठीक हो गया। तो सपोज करें कि H जो है वो एक सरजेक्शन है ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट S। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप बना लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और यहाँ पर आप सेट S बना लें। ठीक हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स 1 2 एंड
अप टू सो ऑन टू के, के प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, और S के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, S1, S2 एंड अप टू सो ऑन टू SK ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने K रख लिया तो इसलिए यहाँ पर अब K ही रखूँगा। अच्छा, अब चूंकि ये सरजेक्शन है तो उसका मतलब है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। ठीक हो गया, इमेज अंडर दिस मैपिंग H है, इसको कैपिटल H से डिनोट करें। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये सेट S है। ठीक हो गया, और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ये जो सेट S है ये इससे छोटा सेट है। ठीक है, फाइनाइट होने की वजह से ये क्या है, ये एक छोटा सेट आ गया आपके पास। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि पिजन होल प्रिंसिपल लगाएं। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इस सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज अंडर दिस मैपिंग होगा। ठीक हो गया, उसको आप सपोज करें ये SK है। ठीक हो गया, SK जो है वो इसका भी इमेज है, K+1 का भी इमेज है, K+2 का भी सपोज करें इमेज है। ठीक है, 1 जो है वो सिर्फ S1 का है और 2 जो है वो S2 का है। ठीक हो गया, और SK के अलावा भी ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे। ठीक हो गया, अब आप क्या करें, अब आप एक और मैपिंग डिफाइन करें H1। ठीक है, और इसको आपने इंजेक्शन प्रूफ करना है फ्रॉम S into N। ये मैपिंग आप किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए आप इस सेट को इधर बनाएं। अब पहला सेट आपका S होगा, दूसरा सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। S के एलिमेंट्स S1, S2 अप टू सो ऑन टू SK, और ये मैपिंग H1 है। यहाँ पर 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन टू K एंड अप K+1 एंड सो ऑन। आपने ये वाली मैपिंग H1 जो है ये कुछ इस तरह से बनानी है कि यहाँ पर जो SK जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा था यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड करवाना है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर कहा था कि SK जो किस किस का इमेज है, K+1 और K+2 का, इन तीन का इमेज है। ठीक है, हमने ये सपोज किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, SK का जो इमेज अंडर H1 बनेगा वो कोई एक एलिमेंट लेना है, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स लेंगे तो फिर ये फंक्शन ही नहीं देगा। ठीक हो गया, तो एक एलिमेंट आप कौन सा लेंगे, जो ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर थे जो इसके जिनका ये इमेज बन रहा था, उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट आप ले लें, K। ठीक हो गया, K+1, K+2 और K में सबसे छोटा कौन सा हो गया, K। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से और भी दूसरे एलिमेंट्स जो यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इमेजेस अंडर H बन रहे थे, उनमें भी आपने यही करना है कि जब उनको यहाँ पर लेंगे तो उनको किसके साथ मैप करवाना है, उस एलिमेंट के साथ मैप कराना है जो यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सबसे छोटे एलिमेंट्स थे। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसी जैसे आपने SK के केस में किया है। ठीक हो गया, अच्छा एक चीज़ नोट करें कि ये वाले जो पॉइंट्स K+1 और K+2, ये जो पॉइंट्स हैं जिनका इमेज अंडर H जो वो सिर्फ एक ही पॉइंट SK बन रहा है, हम इन पॉइंट्स का एक सेट बना सकते हैं। और इस सेट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को Ni कह देते हैं। यहाँ पर Ni क्या क्या हैं, K+1 और K+2। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, इन पर जब आप फंक्शन H अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट आता है SK। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको SI करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने चूँकि Ni लिया, यहाँ पर भी मैं SI लूँगा। SI लेने की एक वजह यह भी है कि सिर्फ SK ही ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इमेज बन रहा है, SK के अलावा दूसरे पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉर द सेक ऑफ जनरलिटी मैंने यहाँ पर SK की जगह SI रखा है। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये भी
नोट करें कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये इस पॉइंट एस के इन्वर्स इमेजेस होंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एच इन्वर्स ऑफ कौन सा पॉइंट था आपका यहाँ पर, एस के, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, एस आई। क्लियर हो गया। अब इस मैपिंग के अंदर H1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स थे ना एन आई, ठीक, इनमें से हमने क्या किया, सबसे लीस्ट पॉइंट लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऐसे बन रहे थे जिनका इमेज अंदर H वो SK का बन रहा था, यहाँ पर हमने क्या किया, उन्हीं में से सिर्फ एक पॉइंट चूज़ किया, ठीक है। तो SK के केस में भी हमने सिर्फ एक पॉइंट चूज़ किया, बाकी जो पॉइंट्स ऐसे थे इस तरह के केसेस वाले, उनके लिए भी हमने लीस्ट पॉइंट चूज़ किया। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो मैपिंग बनेगी वो क्या बन रही है, 1 to 1 बन रही है, ठीक हो गया। तो इसी चीज़ को अब हमने यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ तो हमने कर लिया, जस्ट इनफॉर्मली किया, तो इसको हम अब फॉर्मली प्रूफ करेंगे। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं S एंड T, जो दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट S से बिलोंग करते हैं। इन पॉइंट्स के लिए सपोज करें कि इनके इमेजेस अंडर H1 इक्वल हैं, यानी कि H1 ऑफ S और H1 ऑफ T इक्वल है। चूँकि हम प्रूफ करना चाहते हैं H1 जो वो इंजेक्टिव है, तो फिर इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, S और T इक्वल है, तभी जाके इनके इमेजेस अंडर H1 इक्वल होंगे, ठीक हो गया। अब S और T लिए कहाँ से, हमने सेट S से। सेट S के पास 2 किस्म के एलिमेंट्स हैं। एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के किसी एक पॉइंट का इमेज बन रहे हैं, जैसा कि S1 एंड S2, ठीक हो गया। तो अगर S1 को अगर हम S ले लेते हैं, S2 को अगर हम T ले लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली चूँकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट के इमेजेस बन रहे हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स के इमेजेस नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन होल्ड करे, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि ये 1 to 1 बन रहा है इस केस में, ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब है ऐसे पॉइंट्स जो वो ट्रिवियल हैं, उनके लिए ये इक्वेशन ट्रिवियली होल्ड करेगी। बाकी जो पॉइंट्स हैं जो एक से ज़्यादा सेट पॉइंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इमेजेस बन रहे हैं, उनके लिए ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो हम ये वाले पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे पॉइंट्स इन S लेंगे जो एक से ज़्यादा पॉइंट्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इमेजेस अंडर H हैं, ठीक हो गया। और ये H1 ऑफ S और H1 ऑफ T ये किधर लाई करेंगे, डेफिनेटली इसके अंदर लाई करेंगे, क्योंकि H1 जो वो सेट S को किधर लेके जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों, ये जो है ये नेचुरल नंबर्स के इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो ये किसी एक ही नेचुरल नंबर के इक्वल होंगे। सपोज करें हम इसको NST ले लेते हैं, ठीक है। आप इसको N1 NP कुछ भी ले लें, ठीक है। अब ये NST कौन सा, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं H1 ऑफ S इज़ इक्वल टू NST है, तो फिर इसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि H ऑफ N ऑफ ST किसके इक्वल हो जाएगा, S के। सिमिलरली जब आप H1 ऑफ T को NST के इक्वल रखेंगे, तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक H ऑफ NST किसके इक्वल हो जाएगा, ये T के इक्वल भी हो जाएगा। अब S और T दोनों इनका एक ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि S और T आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैपिंग H1 जो हमने अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की है, ये इंजेक्टिव है। इसके साथ ही हमारा प्रूफ हो जाता है कि 2 implies 3, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे 3 implies 2, जस्ट एक ही स्टेप का है। इसमें हम सपोज करेंगे कि एक इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है फ्रॉम S into N, ठीक है। इस इंजेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ये इंजेक्शन H1 है, ठीक हो गया। H1 है फ्रॉम S into N, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप बाइजेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें पता है ये 1 to 1 है, तो यहाँ पर अगर N की जगह हम क्या रखें, H1 ऑफ S रखें, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये एक बाइजेक्शन बन जाएगी, ठीक हो गया। ये बाइजेक्शन बन गई है, इसका आपको पता है। और H1 ऑफ S जो है वो क्या है, ये सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि
अगर S जो है वो इनफाइनाइट है तो फिर H1 ऑफ S जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई सबसेट है, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक थ्योरम पढ़ा था कि ऐसा सेट जो है इसकी कार्डिनलिटी उतनी होगी जितनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो सेट है क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। ठीक है, और H1 चूंकि एक बाइजेक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट S भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ये चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट S जो है, ये सेट S क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक है, तो अगर हमने S को इनफाइनाइट लिया तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, काउंटेबल। अगर S को फाइनाइट करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली काउंटेबल हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसी इंजेक्शन एग्जिस्ट करती है तो ये सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। और इसके साथ ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। ठीक हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।